हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक और मानसिक विकास। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके फलस्वरूप जो भी बालक होते हैं उनकी फिजिकल एबिलिटी या फिर उनमें कितनी सक्षमता होती है या उनके जो इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल ऑर्गन है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट क्या है और किस तरीके से कॉग्निशन यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। मतलब अगर हम बात करें कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट की, तो मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिफर टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ all those mental abilities and abilities of the child, as a result of which he adjusts properly to his constantly changing environment and find his mental power fully capable of solving big difficult and complicated problem। अगर हम बात करें मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो उसका उससे जो तात्पर्य है बालक की उन सभी विकास मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी कठिन कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह समर्थ पाता है। अगर हम बात करें मेंटल डेवलपमेंट की या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, तो मानसिक योग्यता मतलब हमारी जो वर्क एबिलिटी है या सोचने की थिंकिंग की एबिलिटी है, या फिर हम बात करें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं उनको हम किस तरीके से सुलझाते हैं, हम हमेशा मेंटल पावर की वजह से सुलझा पाते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मेंटल पावर है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो वैसे वैसे उसकी मानसिक जो भी योग्यताएं होती हैं और क्षमताएं होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार से अगर हम कहें मेंटल डेवलपमेंट की बात करें या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, तो बड़ी बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह से समर्थ पाना, मतलब सक्षम होना हम बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट क्या है? जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम किस तरीके से उससे डील करते हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ये कहीं ना कहीं मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को रिफर करता है। आगे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ मेंटल और ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, मानसिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले इसमें सेंसेशन दिया हुआ है। हम किस तरीके से किसी भी सूचना को ग्रहण करते हैं। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं उनको ग्रहण करते हैं। पहली जो है, अगर हम विजन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लर्नर होते हैं जो विजिबल चीजों से ज्यादा समझते हैं, जो दिखाई देती हैं, दृश्य होता है। फिर जब हम जो भी नॉलेज होती है वो एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा उस परसेप्शन होता है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण होता है। किस तरीके से हम उस पे अपने ओपिनियन या अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। थर्ड जो है वो है इमेजिनेशन। हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अपनी राय बनाते हैं, यानी कि कल्पना शक्ति का विकास होता है, जिसके थ्रू हम इमेजिनेशन कर पाते हैं। और जब इमेजिनेशन हो जाता है तो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, हमारे आइडियाज बढ़ते हैं, थिंकिंग पावर बढ़ता है, और हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, लोगों का निरीक्षण कर पाते हैं। निरीक्षण क्या मतलब जो भी चीजें हो रही हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, या अगली प्रॉब्लम आई थी वो किस तरीके से थी, तो उसको हमने किस तरीके से सॉल्व कर किया था, ये अवलोकन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी टेस्टिंग और नॉर्मलाइजेशन पावर, जो सामान्यीकरण शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसे हमें याद आता है कि इस तरीके से कोई और प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व किया था,
तो हम क्या करते हैं, वो वाला जो स्ट्रेटेजी होती है वो लागू करते हैं उस पर और अप्लाई करते हैं। इसके अलावा बुद्धि और भाषा संबंधी योग्यता, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ती है। मतलब जितना ज़्यादा हम तर्क लगाते हैं, जितना ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं, किसी चीज़ का जनरलाइजेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी इंटेलिजेंस पावर है या लैंग्वेज एबिलिटी है वो बढ़ती है। और जिसके थ्रू हमारे अंदर क्या डेवलप होता है, समस्या समाधान योग्यता यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है और हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। तो हमारी ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, जो मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, समस्या को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मानसिक विकास के विभिन्न क्षेत्र या पहलुओं में होने वाली वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज एंड एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट के मतलब विभिन्न क्षेत्र होते हैं या पहलू होते हैं, वो कौन कौन से हैं और उसमें किस तरीके से वृद्धि और विकास होते हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे ये जो एरिया है, ऊपर हमने बहुत सारी चीजें इसके पहले की स्लाइड में पढ़ी कि बालक के मानसिक अथवा बौद्धिक विकास के अंतर्गत उसकी मतलब जितनी भी मेंटल पावर होती है या शक्तियां शामिल होती हैं वो आती हैं। इन जो भी मतलब शक्तियां होती हैं या जो योग्यताएं होती हैं, ये धीरे धीरे से विकसित होती हैं। जन्म के पश्चात ये धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट करती हैं और फिर क्या होता है, जब तक बच्चा मेच्योर हो जाता है अच्छी तरीके से उसमें ये पावर डेवलप हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं या एरियाज हैं जिसमें मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला जो है, अगर हम बात करें संवेदना और प्रत्यक्षीकरण यानी सेंसेशन एंड परसेप्शन, जिससे पहले कि हमने डिस्कस किया था, तो बोथ सेंसेशन एंड परसेप्शन आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण जो है, दोनों ही मानसिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। मतलब दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर सेंसेशन नहीं होगा, संवेदना नहीं होगी, तो हम किसी भी नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकते, किसी भी नॉलेज को हम ग्रहण नहीं कर सकते, दिक्कत आएगी नॉलेज ग्रहण करने में। फॉर एग्जांपल, जैसे डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं तो उनकी कोई ना कोई सेंस अफेक्टेड होती है। जैसे हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें, विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें, या मेंटल रिटार्डेशन की, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करें, तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कोई सेंस जो होता है वो अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो वो सुन के कोई चीज ग्रहण नहीं कर पाते। मतलब जो उनका ऑडिटरी पर सेंसेशन होता है वो अफेक्टेड होता है, जिसके थ्रू मतलब वो ऑडिटरी जो भी सूचनाएं होती हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जब वो ग्रहण नहीं कर पाते तो उनका जो परसेप्शन का दायरा होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट आपको पिक्चर दिख रही होगी परसेप्शन और सेंसेशन की। तो सेंसेशन की बात करें तो पहला जो है वो है टेक्सचुअल या हैप्टिक है इसमें। तो टेक्सचुअल या हैप्टिक मतलब जो चीजें हम टच करके स्पर्श करके लर्न करते हैं। दूसरी चीज है ऑडिटरी यानी कि सुन के ग्रहण करते हैं। तीसरी चीज है आइकॉनिक यानी कि विजुअलाइज यानी कि शब्द और सिंबल के द्वारा लर्न करते हैं। फोर्थ जो है ऑल फैक्ट्री यानी कि स्मेल करके सीखते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट यानी कि हम टेस्ट करके सीखते हैं, स्वाद से हम लर्न करते हैं। इसमें जो इन सब चीजों के थ्रू हमें नॉलेज आती है और नॉलेज के थ्रू ही हमारे अंदर परसेप्शन डेवलप होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकेंड वाली, whatever we experience through the sense like eyes, ear, nose, tongue and skin is called sensation। अगर हम बात करें कि सेंसेशन क्या है, तो जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आप सभी को पता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो भी है, जिनसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब जो भी नॉलेज है उसको ग्रहण करते हैं, उससे क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। व्हेन अ डिफाइंड मीनिंग इज so out to be drawn from sensation, they take the form of perception। जब संवेदनाओं से कोई निश्चित अर्थ निकलने की चेष्टा की जाती है तो वह प्रत्यक्षीकरण का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमने
कोई नॉलेज ग्रहण करी, एक तो रिसेप्शन करी और उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट से मतलब उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किया और उसको हमने बताया, तो वो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन का रूप होता है या परसेप्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। In the beginning, the child is both sensational and perceived. His sense are not to develop. जब अर्ली स्टेज होती है बच्चे की, जब बच्चा बहुत छोटा होता है या मतलब उसके डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं, माइलस्टोन का पीरियड जो होता है, क्रिटिकल पीरियड जो होता है वो स्टार्ट होता है, तब बच्चे में सिर्फ सेंसेशन होता है, यानी कि संवेदना होता है और प्रत्यक्षीकरण कम होता है। उसकी ज्ञानेंद्रियाँ इतनी अधिक विकसित नहीं होती हैं, उसे इतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, या फिर हम कहें उसका जो भी विज़न होता है, जो भी हियरिंग होती है, वो स्टेबल नहीं होती है। As a result, he cannot identify, think, or assume any special meaning from them. The child vision is also not stable at first. अगर हम बात करें एज अ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होते हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करें, तो बच्चा किसी भी थिंग यानी कि कोई भी वस्तु जो होती है उसको आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं कर पाता है और ना ही उससे कोई अर्थ निकाल पाता है, उसका अर्थ भी उसको नहीं पता चलता है, क्योंकि बच्चे की का जो विजन होता है वो स्थिर नहीं होता है, यानी कि स्टेबल नहीं होता है। बहुत ज्यादा उसे दिक्कत आती है, मतलब इसमें सेंसेशन तो होता है बट परसेप्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी इतनी ज्यादा काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो जो दीपक की लौ होती है, यानी कि जो मतलब कोई दीपक जलता है उसमें जो लौ निकलती है, या फिर कोई अन्य मतलब कोई अलग चीज की बात करें, रंग बिरंगी वस्तुओं की बात करें, तो बच्चा उसको देखता तो है, उसकी तरफ नजरें घुमाए रखता है, क्योंकि संवेदना उसकी विकसित हो जाती है, प्रारंभिक अवस्था से ही विजन उसका विकसित हो जाता है। इसके पश्चात अगर हम उसकी बात करें, व्यक्ति और वस्तु में अंतर को समझने और पहचानने लगता है, लेकिन वो मतलब ये नहीं जान पाता कि क्या परिचित है क्या अपरिचित है, उसमें भेद नहीं कर पाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने जो भी उसका एटमॉस्फेयर होता है उससे परिचित होने लगता है, उसमें जो भी वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान करने लगता है, अर्थ को समझने लगता है। धीरे धीरे वो वस्तु के सामने आकर उनसे संपर्क करने लगता है, जैसे कोई नाम लेकर बुलाए तो उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है, रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार जितना ज्यादा वो अपने सेंसेस का उपयोग करता है उतना ज्यादा उसकी सेंसेस डेवलप होती है, या फिर अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ती है, और जितना ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती है उतना ज्यादा सेंसेस का यूज करता है। इसमें बहुत सारे जो अनगिनत प्रश्न होते हैं उनको पूछने का प्रयास करता है। बच्चे अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें, तो अर्ली स्टेज में बच्चे में समय, स्थान या फिर शेप या फिर मूवमेंट या फिर दूरी, इससे इसका जो प्रत्यक्षीकरण होता है या परसेप्शन होता है वो विकसित नहीं होता है। इसी कारण उससे दूर जाती हुई जो भी चीजें होती हैं वो खिलौने जैसी दिखाई देती हैं। जैसे अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन भी उसको खिलौने जैसा दिखाई देता है। दूरी के बारे में बात करें तो उसका जो परसेप्शन होता है उसकी योग्यता के अभाव में, जब वो मेज पर प्लेट या फिर कोई वस्तु रखता है तो उन्हें वो मेज की दूरी या ऊंचाई से या नीचे या इधर उधर रख के भूल जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका परसेप्शन और योग्यता विकसित होने लगता है, जैसे जैसे वो किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी जो कार्य क्षमता है, वर्केबिलिटी है, वो अपने शिखर तक पहुंच जाती है, और परसेप्शन का जो ढंग है वो सुव्यवस्थित तरीके से डेवलप हो जाता है। अब उसके परसेप्शन का अनुभव अधिक निश्चित और अर्थपूर्ण हो जाता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, किशोरावस्था की तरफ जाती है, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, इंटरेस्ट होता है, या मेंटल रेडीनेस की बात करें, या दूसरों पर विश्वास करने की बात करें, या उसके आइडियाज की बात करें, तो ये सब एक गहरी छाप बनाना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। Concept formation जो है, the formation of cognition in children is also an important aspect of their mental development. बच्चों में संबंधों या संप्रत्ययों का निर्माण होना भी मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संबोध मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, किसी मतलब अवधारणा बनाना,
अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, तो संप्रत्यय निर्माण या फिर अवधारणा बनाना या फिर नॉलेज कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है इसमें। परसेप्शन और कॉन्सेप्ट आर जनरलाइज आइडियाज फॉर्म्ड बाय वन पर्सन अबाउट डिफरेंट पीपल एंड प्रोसेस यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग थ्रू वेरियस परसेप्शन और डायरेक्टेड एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, तो एक प्रकार से ऐसे सामान्यीकरण विचार हैं जो एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रत्यक्षीकरण अथवा प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से इंडक्टिव तर्क प्रणाली का प्रयोग करते हुए विभिन्न व्यक्तियों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बना लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, तो हम जो आइडियाज होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं उनका सामान्यीकरण करते हैं, यानी जनरलाइज करते हैं, कई व्यक्तियों से मिलते हैं, उनसे इंडक्टिव रीजनिंग होती होती है, जो थॉट होते हैं वो शेयर होते हैं, परसेप्शन होता है और जो एक्सपीरियंस आता है उसके थ्रू क्या बनता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का निर्माण होता है। हम अगर बात करें इसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, तो उसमें जो भी अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट का निर्माण होने लगता है, अब वो किसी वस्तु या व्यक्ति या प्रक्रिया के बारे में पुस्तकों को पढ़कर या अध्यापक द्वारा सुनकर या फिर चित्र देखकर, फोटोग्राफ देखकर एक धारणा बनाना प्रारंभ कर देता है, मतलब एक लोगों के बारे में राय बनाने लगता है। बाद के वर्षों में बालक में केवल नए नए कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, बल्कि उसके अंदर पहले से जो भी पुराने कॉन्सेप्ट होते हैं उनको एक नया रूप मिलता है। और नया अनुभव का कसौटी पर खरा ना उतरने के कारण त्याग भी करना पड़ता है बहुत बार। तो इसमें क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाता है। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की एक पिक्चर है, जिसमें सबसे पहले तो परसेप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले लर्निंग दी हुई है। लर्निंग के थ्रू क्या होता है, परसेप्शन बनता है, और परसेप्शन में मतलब एक राय बनती है, धारणा बनती है, और जो धारणा होती है वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और लर्निंग के थ्रू ही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम चीज़ों को लर्न करते हैं, हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट बनता जाता है या अलग धारणा बनती जाती है। हम उसको जनरलाइज करते हैं, जो भी लर्निंग करते हैं उसको जनरलाइज करते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है, और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। Concept formation use both type of abilities related to discrimination and generalization. Concept formation में discrimination और generalization से दोनों संबंधित दोनों प्रकार की योग्यताओं का उपयोग होता है। मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो इसमें दो टाइप की एबिलिटी होती हैं। हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, चीज़ों में विभेदीकरण कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे को बताया जाए कि ये कुत्ता है, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूँछ होती है, एक सिर होता है। तो बच्चा अगर दूसरी कोई उसी प्रजाति की चीज़ देखेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल गाय देखेगा, तो वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो परसेप्शन होती है वो डेवलप नहीं होती है। वो उसको भी गाय ही बोलेगा। लेकिन जैसे-जैसे उसकी ऐज बढ़ती है, वो क्या करता है, चीज़ों में डिफरेंशिएशन करने लगता है, मतलब उनकी विशेषताएँ होती हैं, उस पर गौर करने लगता है। और जितना ज़्यादा हम किसी विशेषताओं पर गौर करते हैं या जनरलाइज़ेशन करते हैं, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है। फिर वो कुत्ते को कुत्ता ही बोलेगा, गाय नहीं बोलेगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइज़ेशन 2 योग्यताओं का उपयोग होता है, और दोनों पावर बढ़ते हैं। हम चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन करना भी सीख जाते हैं और किसी भी कॉन्सेप्ट का जनरलाइज़ेशन करना भी सीख जाते हैं। The ability to distinguish object or human being begin or develop very quick in the child. वस्तुओं अथवा मनुष्यों को पहचानकर विभेदीकरण कर सकने की योग्यता बच्चे में बहुत ही शीघ्र विकसित होने लगती है। बच्चे की जब अर्ली स्टेज होती है, बहुत ही बिगनिंग में क्या होता है, मतलब मनुष्यों को पहचानने की, जो भी ह्यूमन बीइंग होती हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनमें विभेद कर पाते हैं। तो जो योग्यता होती है वो बहुत जल्दी विकसित होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर माँ की आवाज़ सुनी, तो
बच्चा रोता है तो माँ की आवाज़ सुन के चुप हो जाता है, कोई और ले तो वो रोता रहता है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये उसकी माँ है। मतलब वो पहचान करने लगता है। नेक्स्ट जो है लेटर व्हेन ही स्टार्ट ट्राइंग टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ हिज परसेप्शनल एक्सपीरियंस, द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बिगिन। बाद में क्या होता है, अब वो प्रत्यक्षीकरण संबंधी अनुभवों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देता है जब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब क्या करता है, जब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा मतलब जो परसेप्शन होता है बच्चे का या एक्सपीरियंस होता है, उसके थ्रू क्या करता है, जनरल कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, मतलब सामान्य निष्कर्ष निकालना प्रारंभ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मम्मी की आवाज सुनी तो उसे ये समझ में आ गया कि मम्मी है, और वो बता देगा कि ये मम्मी है। तो वो चीजों का जनरलाइजेशन करने लगता है और उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है उसके थ्रू कंक्लूजन पर पहुंचने लगता है। All past and present experience are very important in concept formation. मतलब जितने भी प्रेजेंट एंड पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होते हैं ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। The physical experience acquired by real object in early childhood greatly help in conceptual formation. With the help of these various concepts are formed within children. बाल्यावस्था के प्रारंभ में वास्तविक वस्तुओं के द्वारा ग्रहण किए गए जो भी अनुभव होते हैं, अगर हम बात करें, मतलब जो भी रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी अनुभव होते हैं वो कॉन्सेप्ट निर्माण में बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। इनकी सहायता से बच्चों के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। जैसे फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, बच्चा कहीं गया और उसने फॉर एग्जांपल लाल किला देखा, बच्चे ने खुद जाके देखा, फिजिकल एक्सपीरियंस हुआ, और उससे उसने क्या किया, जो रियल ऑब्जेक्ट था उससे उसने कॉन्सेप्ट को एक्वायर किया, उसने देखा कि कहाँ पे क्या है, क्या क्या चीजें हुई थी, अब वहाँ पे क्या है। तो कभी भी उसके साथ अगर कोई भी लाल किले का नाम लेता है तो उसके अंदर जो भी चीजें उसने देखी है, जो भी चीजें उसने एक्सपीरियंस की है, उसका जवाब वो तुरंत देने लगता है, क्योंकि वो उन चीजों से को देखा है उसने फिजिकली रूप से। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये भी जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिकल एक्सपीरियंस के या रियल ऑब्जेक्ट के, जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे ने गेदर करा है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को या बच्चे की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन है 1968 में इन्होंने दी थी, टाइम एज इट इज अंडरस्टूड इज नो इम्पोर्टेंस टू ऑल चिल्ड्रन, ही सी नो डिफरेंस बिटवीन टुडे टुमारो एंड नेक्स्ट वीक, all those word indicative of the period of time seem to him to be mere word। मतलब क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी है, जो है समय अपने इस रूप के जैसा कि समझा जाता है, बच्चों के लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता है, उसे आज कल और अगले सप्ताह में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। समय की अवधि में के वह सूचक वह सभी शब्द अपने शब्द मात्र ही प्रतीत होते हैं। बच्चे को क्या लगता है, मतलब जो भी चीजें होती हैं, चाहे आज की हूँ, कल की हूँ, अगले सप्ताह की हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, सारी चीजें उसे एक तरीके से दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो स्थिति या दूरी या गहराई आदि से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ही अनक्लियर होते हैं या फिर बहुत कम ही विकसित होते हैं। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, मेच्योरिटी आती जाती है, वह चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कोई घटना कब घटी थी, किस तरीके से घटी थी और कहाँ पर घटी थी। ये चीज बच्चे बच्चे के अंदर अच्छे प्रकार से डेवलप हो जाती है, निश्चित हो जाती है, स्थायी हो जाती है, जो भी सूचनाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट होता है वो स्थायी हो जाता है। थर्ड जो पॉइंट है भाषा का विकास या भाषा विकास या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन।
मतलब जो मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ये मानसिक वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कब बनता है, जब हमारे पास लैंग्वेज होती है, हम लैंग्वेज के थ्रू लोगों से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर कर पाते हैं। जब हम जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, उतने ज़्यादा हमारी थिंकिंग पावर या फिर जो मेंटल पावर है वो बढ़ती है, और जितनी ज़्यादा मेंटल पावर बढ़ती है, उतना ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट होता है। In the early stage of language development, children try to learn to speak. भाषा विकास के प्रारंभिक चरण में बच्चे बोलने और सीखने का प्रयत्न करते हैं। जो अर्ली स्टेज होती है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट की, बच्चे बच्चे लर्न और स्पीक करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली देयर डिजायर इज एक्सप्रेस्ड बाय साउंड रिलेटेड टू क्राइंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग एक्सेट्रा। अगर हम बात करें, बच्चे शुरू-शुरू में रोते हैं, किलकारी मारते हैं, चिल्लाते हैं, आदि से संबंधित जो भी ध्वनियाँ होती हैं, उनकी ये इच्छा व्यक्त होती है। मतलब जैसे बच्चा, अगर हम बात करें बच्चे की जो 0 टू 1 मंथ के पीरियड की बात करें, तो क्राइंग पीरियड होता है। बच्चा इस स्टेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोना करता है, मतलब विभिन्न-विभिन्न प्रकार से रोना स्टार्ट करता है। भूख लगती है तो रोता है, पेन होता है तो रोता है, या डिस्कम्फर्ट होता है तो रोता है। तो उसमें बच्चा जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो रोकर करता है, जो भी वो ध्वनियों द्वारा उसकी ये इच्छा व्यक्त होती है। In the first year, he learned to pronounce only a few words, but after that the vocabulary of his speech grow very rapidly. मतलब जो इन द फर्स्ट ईयर होता है बच्चे का, कुछ शब्दों का उच्चारण सीख पाता है, परंतु उसके पश्चात बोलने संबंधी शब्दकोश में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। मतलब इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट ईयर की स्टेज होती है, लोग कहते हैं कि फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड आता है, 12 मंथ में फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड आता है, जो वो बोलना स्टार्ट करता है। जैसे मम्मा बोला तो मम्मा का मतलब भी उसे समझ में आता है, यानी कि फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड 12 मंथ में आता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ही वर्ड या कुछ ही शब्द मतलब उसकी वोकेबलरी में कुछ ही शब्द होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो स्पीच होती है उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसकी स्पीच में वृद्धि होने लगती है। थोड़ा-सा आप देखेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो स्टेज है प्री लिंग्विस्टिक, यानी कि पूर्व भाषाई काल होता है। एज रेंज जो है बच्चे की 0 टू 12 मंथ की होती है। डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, तो फोकस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग एंड यूजिंग जेस्चर। इसमें क्या करता है बच्चा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है रोने के द्वारा। मतलब इसमें कूइंग करता है बच्चा, कूं गूं की आवाज निकलती है। बैबलिंग करता है, यानी बाबा पापा ऐसे वाली आवाजें निकालता है, या फिर जेस्चर यूज करता है, हाव भाव का यूज करता है। दूसरे जो स्टेज है सिंगल वर्ड, 12 टू 18 मंथ एज रेंज है इसकी। इसमें बच्चा बीइंग टू यूज सिंगल वर्ड टू कन्वे मीनिंग, वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 टू 20 वर्ड्स। इसमें बच्चा सिंगल वर्ड यूज करना स्टार्ट करता है, जिसकी मीनिंग उसे पता होती है, और इसमें 10 से 20 वर्ड बच्चे की वोकेबलरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है टू वर्ड स्टेज, 18 टू 24 मंथ, कंबाइन टू वर्ड्स टू फ्रॉम सिंपल फ्रेजेस और रिक्वेस्ट, वोकेबलरी एक्सपेंड टू अबाउट 50 वर्ड्स। में क्या होता है, बच्चे में कंबाइंड वर्ड आ जाते हैं, सिंपल फ्रेजेस और रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसकी उसकी जो वोकेबलरी होती है वो उसमें बढ़ोतरी होने लगती है, अबाउट 50 वर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है टेलीग्राफिक, यानी 24 टू 30 मंथ। इसमें यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस एंड सॉरी यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस विथ एसेंशियल वर्ड, अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। इसमें क्या करता है बच्चा, शॉर्ट एंड सिंपल जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो उसके लिए आवश्यक होते हैं, उसका उपयोग करने लगता है।
इसमें कॉम्प्लेक्स जो मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है वो समझने लगता है, मतलब जो जटिल भाषा होती है उसको भी समझना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो स्टेज है अर्ली सेंटेंसेस स्टेज, यानी कि 2 से 3 ईयर की होती है। इसमें कंस्ट्रक्ट लॉन्गर एंड मोर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस वोकैबुलरी कंटिन्यूस टू ग्रो रैपिडली। इसमें क्या होता है, बच्चा ग्रामर का उपयोग करने लगता है, करेक्ट सेंटेंस बोलने लगता है, और उसकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत तेजी से विकसित होती है। नेक्स्ट होती है प्री स्कूल स्टेज। प्री स्कूल एज, इसकी जो स्टेज होती है, इसकी जो एज रेंज है 3 से 5 साल की होती है। इसमें एक्सप्रेस थॉट एंड आइडियाज यूजिंग मोर एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन इंगेज इन कन्वर्सेशन। इसमें क्या करता है, उसके जो थॉट और आइडियाज होते हैं, मतलब जो विचार होते हैं वो यूज करने लगता है, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आ जाते हैं बच्चे में, और वो अपनी कन्वर्सेशन में लैंग्वेज का बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंसी के साथ उपयोग करने लगता है। नेक्स्ट है स्टेज स्कूल एज, 5 से 10 साल की होती है। डेवलप मोर एडवांस लैंग्वेज स्किल्स, इसमें एडवांस लैंग्वेज स्किल डेवलप हो जाती है, इंक्लूडिंग रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी, मतलब रीडिंग और जो राइटिंग एबिलिटी होती है वो भी बच्चे में अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है। नेक्स्ट जो है स्कूल एज 5 से 10 साल, डेवलप मोर एडवांस लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज। स्कूल एज जो होती है बच्चे की, इसकी एज रेंज 5 से 10 साल होती है, इसमें एडवांस लैंग्वेज स्किल डेवलप हो जाती है, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी भी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो है एडोलेसेंस, 10 प्लस ईयर होता है, मतलब 10 साल से ज़्यादा का वो एज रेंज होता है। लैंग्वेज स्किल्स बिकम मोर रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड, अलाउइंग द कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, मतलब जो इसकी लैंग्वेज स्किल्स होती है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन को भी बच्चा समझने लगता है। द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन एड्स इन दिस टास्क, अनुकरण की प्रक्रिया इस कार्य में सहायता करती है। बच्चा जो अनुकरण करता है, जो नकल करके सीखता है, माँ बाप से सीखता है, उसकी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। द चाइल्ड लर्न टू स्पीक क्विकली बाय इमिटेटिंग हिज एल्डर्स एंड पीयर्स इन हिज सराउंडिंग। बच्चा क्या करता है, मतलब क्विकली लर्न करना और इस बोलना सीखने लगता है, अपने जो भी भाई बहन होते हैं या साथी होते हैं उनसे अनुकरण करके शीघ्रता से बोलना सीखता है, या तुतलाना, बड़ों के साथ तुतलाना, उसके परिवेश में ये सारी चीजें बच्चा स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो है, इन दिस प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग डिफेक्ट सच एज शटरिंग एंड इंटरमिटेंट स्पीच कैन ऑल्सो अराइज इन चिल्ड्रन। बोलने और सीखने की इस प्रक्रिया में बच्चों में हकलाहट और रुक रुक कर बोलने जैसे दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब जब बच्चे की अनुकरण की प्रक्रिया होती है, जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी वो सीखता है उसमें हकलाहट भी होती है, रुक रुक कर बोलने वाला दोष भी उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका जो परिवेश होता है, बहुत बार क्या होता है, घर में बच्चे ने तुतला कर कुछ बोला, तोतलेपन से बोला, और पूरा घर उसी की तरीके से बात करने लगता है, सारे घर भर तुतलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चे पे निगेटिव पड़ता है। आगे देखते हैं। Therefore, parents and teachers should pay full attention to the efforts of children to speak at this time. इस टाइम पे क्या होता है, माता पिता और अध्यापक को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चा जब बोलने का प्रयास करता है तो उस पर बहुत पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर पेरेंट्स बच्चे की तरह तुतला कर बोलते हैं, या बच्चे को ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, या फिर टीचर ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, मतलब वो कम बोलता है। और जब कम बोलता है तो उसकी वोकेबलरी में जो फ्लुएंसी होती है, जो रफ्तार होती है, उनके सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट होते हैं, जो अधिखंडीय पहलू होते हैं, वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। As far as linguistic dictionaries are concerned, its presence is very limited in childhood. जहाँ तक भाषा संबंधी शब्दकोश का प्रश्न है, उसकी उपस्थिति बचपन में बहुत सीमित मात्रा में होती है। मतलब जो भाषा संबंधी शब्दकोश होते हैं उसकी उपस्थिति बचपन में बहुत सीमित मात्रा में होती है। As the
Age increase its maturity and its character increase continuously through formal and informal education. जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, मतलब एज बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें मेच्योरिटी आती है। इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके से जो भी वो एजुकेशन लेता है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, मतलब जो उसकी वोकैबुलरी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा शब्दकोश में वृद्धि होती है, बोलना सीखने के साथ साथ वाक्य बनाना, जो भी उसके इमोशन होते हैं उसकी अभिव्यक्ति करने की ढंग में पर्याप्त कुशलता आने लगती है। या फिर बाल्यावस्था के प्रारंभ में बच्चे प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में देने का प्रयत्न करते हैं। उस समय उनकी भाषा में संज्ञा शब्दों की भरमार होती है। मतलब जब बच्चे का बाल्यावस्था होता है, कुछ समय पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे में विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि, मतलब जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है या विन्यास है हम बात करें, वो अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। उनके उत्तर वो भाषा की जो भी स्ट्रक्चर होती है उसकी दृष्टि को ध्यान में रखकर वो देने लगते हैं। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मरण शक्ति का विकास। अनदर important aspect of mental development is memory. Nothing can be said for sure about the amount of memory power in children at birth. As the age increases, gradually developed through maturity and experiences. मानसिक विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जो डेवलप मेमोरी पावर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मेमोरी पावर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब बहुत जल्दी हम कुछ देखते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। कहीं न कहीं वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी इनकोडिंग अच्छे से नहीं होती है, और जब इनकोडिंग नहीं होती है तो स्टोरेज अच्छे से नहीं हो पाता है, और जब स्टोरेज अच्छा नहीं होता है तो रिट्राइवल फेलियर होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अहम पहलू माना गया है मेंटल डेवलपमेंट का मेमोरी पावर। जन्म के समय बच्चों में जो मेंटल पावर होती है वो कितनी मात्रा में होती है, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। आयु में वृद्धि होने पर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस आते हैं, उसके माध्यम से धीरे धीरे मेमोरी डेवलप होने लगती है। मतलब जैसे जैसे परिपक्वता आ गई, फिर हमने नॉलेज ग्रहण किया, जितना ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग होती है उतना ज़्यादा ग्रहण होती है, और जितना ज़्यादा ग्रहण होती है मेमोरी पावर उतना अच्छा डेवलप होने लगता है। इसमें स्टेजेस ऑफ मेमोरी है। इनकोडिंग होती है पहली, दूसरा रिटेंशन होता है, तीसरा रिट्राइबल होता है। इनकोडिंग मतलब संचयन होता है, मतलब कोई भी सूचना हमने देखी और हमने उसको कोड कर लिया। जैसे हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा याद कर होती है हमें। तो हमने कोई चीज़ देखी, मतलब किसी ने कोई भी हमने आँखों से कोई चीज़ देखी और वो हमने क्या किया, उसको इनकोड कर लिया। अब जब उसको इनकोड करा तो वो रिटेंशन में जाती है, स्टोर होती है। स्टोर हो गई, अगर स्टोरेज अच्छे से होती है तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उस चीज़ को रिकॉल कर पाते हैं। और अगर इनकोडिंग अच्छे से नहीं होती है तो स्टोरेज अच्छे से नहीं होता है, रिटेंशन अच्छे से नहीं होता है। जब रिटेंशन अच्छे से नहीं होता है तो रिट्राइबल नहीं हो पाता है, जब भी ज़रूरत पड़े तो हम याद नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा लोग बोलते हैं कि हम ये चीज़ रख के भूल जाते हैं या फिर हमें याद नहीं होती चीज़ें। तो ये कहीं न कहीं एन्कोडिंग फेलियर होता है, रिटेंशन फेलियर होता है, जिसकी वजह से रिट्राइबल फेलियर होता है। अगर हम लर्न करना चाहें, हमने अगर एन्कोडिंग अच्छे से करी है, एन्कोडिंग जितनी अच्छी तरीके से होती है, उतनी अच्छी तरीके से रिटेंशन होता है। मतलब संग्रहण होता है, और जितनी अच्छी तरीके से संग्रहण होगा, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे रिकॉल कर पाते हैं। एन्कोडिंग अच्छी हो गई तो हमारे कॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं, मतलब स्टोरेज जो होता है कॉन्शियस माइंड में रहता है, और जब चाहे उसको हम रिकॉल कर पाते हैं। इनकोडिंग अच्छे से नहीं होती है तो वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हर्लाक एंड शॉर्टर्स ने मतलब विकास की इस प्रक्रिया पर कुछ टिप्पणी करते हुए लिखा था 1964 में। शुरू के 6 महीने में बच्चे जो बातें उन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं केवल उन्हीं को स्मरण रखते हैं, परंतु साल के अंत तक उनमें वास्तविक स्मरण शक्ति विकसित होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्रथम वर्ष में वे
प्रथम वर्ष में तो वह प्रत्यक्ष वस्तुओं के संपर्क में आने पर उनसे संबंधित बातों को याद रख सकते हैं। बोलना आ जाने के बाद प्रायः 2 वर्ष के पश्चात वह विचारों के रूप में भी बहुत कुछ स्मरण रख सकते हैं। प्रथम 2 वर्षों में परिस्थिति की अपेक्षा व्यक्ति वस्तुओं से संबंधित जो भी मेमोरी पावर होती है अधिक अच्छी पाई जाती है। बाल्यकाल के शुरू में 3 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे की मेमोरी पावर के आधार पर कुछ दिन पहले सुनी हुई अथवा अपने पूर्व अनुभवों को सुनाने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब जो हरलॉक ने डेफिनेशन दी थी, इनका जो इन्होंने जो टिप्पणी की थी 1964 में, इन्होंने लिखा है कि शुरू के 6 महीने में बच्चों के साथ जो भी चीजें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, उन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। ये कुछ चीजों को याद रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं बहुत छोटी थी जब एक चीज हुई थी, मतलब ऐसे एक ट्रैक्टर था, वो खड़ा हो गया था। तो मुझे और चीजें तो नहीं याद आती, बट वो घटना घटित हुई थी और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मतलब मेरे मन में घर कर गई, तो वो चीज छाप छोड़ गई कहीं ना कहीं। तो वो चीजें हमेशा याद आती हैं। तो ऐसे ही बच्चे जो होते हैं उनको कुछ चीजें याद रहती हैं और कुछ चीजें भूल जाते हैं। मतलब जैसे अंत तक उनके वास्तविक जो मेमोरी पावर होते हैं वो विकसित होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, लक्ष्य उनके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। प्रथम वर्ष में वह प्रत्यक्ष वस्तुओं मतलब जो भी सामने की चीजें देखते हैं उसके संपर्क में आने पर उससे संबंधित बातों को याद रखते हैं। जैसे कोई चीज देखी, फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे हैं, बहुत बार क्या होता है वो घर से नानी के घर जाते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जैसे वो उस टाइम तक भूलते हैं, जैसे वो फिर घर पे आते हैं अपने, वापस से उनको वो चीजें याद आने लगती हैं। तो जब उनके सामने चीजें आ जाती हैं या उनके संपर्क में आते हैं तो वो उससे संबंधित जो भी बातें होती हैं वो याद रह आती हैं, वैसे भूल जाते हैं। बोलना आ जाने के बाद क्या होता है, 2 वर्ष के पश्चात में विचारों के रूप में बहुत कुछ मतलब याद रख सकते हैं। जैसे वर्ष हो जाते हैं तो उनकी जो भी थॉट होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें याद रहती हैं। प्रथम 2 वर्षों में परिस्थितियों की अपेक्षा व्यक्ति और वस्तुओं से संबंधित जो भी स्मरण शक्ति होती है वो अधिक अच्छी पाई जाती है। मतलब 2 वर्ष के बाद जो भी सिचुएशन होती है, मतलब व्यक्ति और वस्तु से संबंधित, उसमें जो इनकी मेमोरी पावर होती है वो कहीं ज्यादा अच्छी पाई जाती है। हम बात करें चाइल्डहुड के शुरू के दिन की, तो 6 वर्ष तक बच्चे की जो मेमोरी पावर होती है या उसका जो आधार होता है, उनको कुछ दिन पहले कही गई बातें याद आ जाती हैं, या फिर जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, बच्चे अक्सर कहानियां सुनाते हैं कि ये घटना घटी तो इनके दोस्तों ने ये बोला, तो वो सुनाने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब वो सुना पाते हैं जो भी चीजें उनके साथ घटित होती हैं। नेक्स्ट जो है समस्या समाधान योग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये लास्ट पहलू है इसका। इसमें द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। मतलब समस्या समाधान करने की योग्यता भी मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम बात करें समस्या समाधान की, तो ये क्या है, मानसिक विकास का एक पहलू है। अ पर्सन फेस काउंटलेस प्रॉब्लम इन वन वे और द अदर, दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस देम। व्यक्ति के सामने किसी ना किसी रूप में अनगिनत समस्याएं रहती हैं। जैसे आजकल की लाइफ में तो बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, उनका समाधान करने की योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हम क्या करते हैं, आज एबिलिटी है तभी तो हम सॉल्व कर पाते हैं, एबिलिटी नहीं होती तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किसी को फाइनेंशियल इशू होता है, किसी की और भी प्रॉब्लम होती हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमें योग्यता की रिक्वायरमेंट होती है। बोथ द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग प्रूव हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सोच विचारने और तर्क करने दोनों ही प्रकार की शक्तियों का समाधान में सहायक सिद्ध होती हैं। मतलब जो पावर ऑफ थिंकिंग है या थिंकिंग एंड रीजनिंग है वो क्या करती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा
सहायक सिद्ध होती हैं या बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल जो थिंकिंग पावर होती है, हम लॉजिकल थिंकिंग होती है, इससे हम स्ट्रैटेजी बना पाते हैं कि जो भी समस्या आई है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या किस तरीके से समस्या सॉल्व होगी तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फिर उसकी स्ट्रैटेजी बना पाते हैं, फिर ये देख पाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं थिंकिंग और जो रीजनिंग स्किल्स होती है उसके थ्रू हो पाती है। तो ये कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इससे पावर ऑफ थिंकिंग बढ़ती है, रीज़निंग पावर ज़्यादा बढ़ती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अब जो द प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप होता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसके कुछ स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को पहचानते हैं कि हमारे पास हमें प्रॉब्लम क्या आई है, कैसी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहचानते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट आइडियाज। फिर हम दूसरा क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड कि कौन ये प्रॉब्लम क्यों है, किस तरीके से उत्पन्न हुई है, और अपने जो आइडियाज होते हैं उनको क्रिएट करते हैं, जो अपने विचार होते हैं उनको क्रिएट करते हैं। थर्ड जो है, सेलेक्ट द बेस्ट आइडियाज। फिर हम क्या करते हैं, जो बेस्ट आइडियाज होते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, वो आइडिया सेलेक्ट करते हैं। फोर जो है स्टेज, बिल्ड एंड टेस्ट द आइडियाज। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने बेस्ट आइडिया सेलेक्ट किया था उसका टेस्ट करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इवेलुएट द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आता है उसका इवेल्युएशन करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं सॉल्व हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू है, तो हम सबसे पहले हमें ये ज़रूरत होती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने क्या वो पता लगाया कि पैसों की ज़रूरत है। पैसे कहाँ से आएँगे? तो हम उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि किससे मिल जाएँगे या कहाँ से आएँगे। फिर हम हमारे आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। फिर एक बेस्ट आइडिया सेलेक्ट होता है जहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं। फिर हम वो चीज़ हम क्या करते हैं, जाके लागू करते हैं, उससे पैसे माँगते हैं, और अगर वो दे देता है तो हम क्या करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि हाँ, ये यहाँ से पैसे मिल गए हैं तो हम ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करते हैं, आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, बेस्ट आइडियाज़ सेलेक्ट करते हैं और फिर आइडिया का टेस्ट करते हैं। तो फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। Therefore, problem solving depends on the ability, the power to thinking and reasons. थिंक एंड रीजंस। इसलिए समस्या समाधान योग्यता सोचने, विचारने और तर्क करने की शक्ति पर निर्भर करती है। मतलब जो समस्या समाधान योग्यता है, इससे दो चीजें होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि इसके पहले स्लाइड में कि इसमें क्या करता है, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो आती है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस पर डिपेंड करती है, हमारी एबिलिटी पर, हमारी जो योग्यता होती है या फिर हमारी जो थिंकिंग करने की और जो तर्क करने की शक्ति होती है उस पर निर्भर करती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजों पर निर्भर करते हैं, थिंकिंग और रीजनिंग। The power of thinking and reasoning start developing from the age of 21 by 2 and 3 years, but at this age, the child's thinking power is not very subtle. सोचने, विचारने और तर्क करने की शक्ति 2.5 और 3 वर्ष की आयु से ही विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है। परंतु इस आयु में बच्चे की विचार शक्ति अधिक सूक्ष्म नहीं होती, मतलब ज्यादा सुटेबल नहीं होती, ज्यादा अच्छी नहीं होती। जो बच्चे की थिंकिंग या फिर विचार शक्ति की जो स्किल्स होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। ही इज ऑफ्टन अनेबल टू कंप्लीट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। वो अमूर्त विचारों का चिंतन करने में प्रायः असमर्थ होता है। मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं या फिर हम बात करें अह, चिंतन करने की बात करें, तो बच्चा जो होता है वो असमर्थ होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करता, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता, उसमें थिंकिंग की पावर अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती। इस वीडियो में हमने जितने भी पहलू थे उसके बारे में जाना। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहलू थे, जैसे सेंसेशन एंड परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट,
या फिर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी या डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इन सब पहलुओं के बारे में जाना। इन पहलुओं के आधार पर हम कह सकते हैं जो भी मानसिक विकास होती है या फिर ग्रोथ की जो डायरेक्शन होती है उसमें अटेंशन या फिर इमेजिनेशन पावर, निष्कर्ष निकालने और डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता आदि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चों में। ये विशेष शक्तियाँ और योग्यताएं भी जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, मतलब उनकी मानसिक योग्यताएं मैच्योर होती जाती हैं और शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। ये वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगा, अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो पार्ट 1 आया है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट जो है वो पियाजे के अकॉर्डिंग किस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट होता है। उनकी जो 4 स्टेजेस है उसको थ्रू जानेंगे कि मेंटल डेवलप किस तरीके से, मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से बच्चों में होता है। तो आई होप आप सभी की मेंटल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था या जो उसके एस्पेक्ट थे वो क्लियर हो गए हों। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगी, और ये भी बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव करूं जिससे कि मतलब आप लोगों को और बेहतर समझ में आए। और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर, प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कल मिलते हैं, बाय।